नमस्कार। हम वॉइस ऑफ जॉय की 10वीं कड़ी को लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। और अभी हमारे देश में जो सबसे प्रमुख मुद्दा छाया हुआ है किसानों का आंदोलन। और हमने इन किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उनके मांग से एक मांग को लिया है हमने। और वो मांग है कि किसानों की कमाई इतनी कम क्यों है। ये सवाल हम राज्य तथा समाज दोनों से करते हैं। राज्य से इसलिए करते हैं क्योंकि किसानों की कमाई का मुख्य जरिया न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उनको फसलों पे मिलता है वो सरकार के द्वारा ही घोषित की जाती है। और समाज से इसलिए करना चाहते हैं कि वो अपने अन्नदाता के द्वारा जब कोई मांग रखा जाता है या आंदोलन किया जाता है तो उससे इतना दूरी बना के ही क्यों चलता है। बहुत कम लोग हैं जो आज दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। हम अब अपने मुख्य विषय पे लौट के आ जाते हैं कि किसानों की कमाई इतनी कम क्यों है। चूंकि किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है वो इतना कम है, इस कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भी विकास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि किसानों की आज हमारे देश की आबादी की 60% गांव में बसते हैं। उनका मुख्य जो कमाई का स्रोत है वो कृषि ही है। अब चूंकि कृषि में उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कम मिल रहा है, माने कृषि उत्पादों के मूल्य कम मिल रहे हैं, इस कारण से ग्रामीण बाजार का विकास नहीं हो पा रहा है हमारे देश में। और ग्रामीण बाजार का विकास नहीं हो पा रहा है, इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था का भी विकास नहीं हो रहा है। इन पर आगे चलकर और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। ये खरीफ की 14 फसलों और रबी के 10 फसलों पर घोषित किया जाता है। और उसका सबसे कम से कम मूल्य क्या हो वो सरकार तय करती है। और जब उत्पादन होता है तो सरकार उस मूल्य पे उसको खरीद लेती है। इससे क्या रहता है, बाजार किसानों पर दबाव नहीं डाल सकता है। माने ये उसका उद्देश्य है, लेकिन आगे देखेंगे कि उसमें कई और खामियां अब आ गई है कि उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पे लोग उसको बाजार के थोक व्यापारी खरीद ना सके, ताकि किसानों को उनके मेहनत का उपज का वाजिब दाम मिले। और ज्यादा यदि उत्पादन हो जाता है कभी, तो उत्पादन ज्यादा होने से चूंकि कीमत गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार किसानों से पूरा फसल खरीद ले सरकारी एजेंसियों मंडियों के माध्यम से। ठीक है, ये है मुख्य मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य का। हालांकि कृषि क्षेत्र के जानकार भी कहते हैं कि इसमें कई खामियां हैं जिसका किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हम सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना मिलता है इस पर आ जाते हैं। और इसके लिए हमने सरकारी वेबसाइट, फार्मर्स पोर्टल गवर्नमेंट की साइट है, उसमें से हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, डिटेल आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। हमने कोशिश की कि पिछले 10 सालों में इसके क्या हालात रही है, कितना बढ़ा है। और ये देखिए, जो कॉमन पैडी है, जो साधारण धान है, 2010-2011 में इसके 1 क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए था। माने 1000 रुपए पे 1 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। और 2020-21 में आकर ये 1868 रुपए हुआ है। 10 साल में 1868 हुआ है, मतलब करीब 87% का इसमें ग्रोथ हुआ है 10 सालों में, मात्र 87%, 87%। और जो एक रेट का धान है वो 1030 रुपए था 2010 में, अभी 2020-21 के लिए उसका 1888, माने करीब 1900 रुपया उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया जिस पे खरीदा जाएगा। और इसका 10 सालों में ये महज 83.3 में, सोच लीजिए आप, 83% ही बढ़ा है। और गेहूं जो 2010 में 1120 रुपए था, वो 2020 आते आते
₹1975 इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। तो इसमें केवल 75-76% की ही विकास हुआ है, बढ़ा है। मतलब पहले जिस कीमत पे खरीदा जाता था उससे आज इतना बढ़ा है। लेकिन इन 10 सालों में कीमतें कितनी बढ़ी है, महंगाई कितनी बढ़ी है, लेकिन किसानों को हिसाब से दाम नहीं मिल पा रहा। आइए इसकी एक तुलना भी करके देखते हैं हम। जनरली जो किसी का भी भाव का तुलना यदि पहले का था और आज इतना है तो कितना बड़ा है, ये सोने के दाम से किया जाता है। ये भी एक तरीका है, हमने इससे पहले भी करके बताया था आपको। 2010 में 10 ग्राम सोना, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत क्या थी? 20,890 थी। और आज कितना है 10 साल बाद? 48,330 है। तो सोने का दाम कितना बढ़ा है? 131% बढ़ गया है। लेकिन किसानों के फसल का मूल्य वो 76, 83 और 86% बढ़ा है। और भी देखते हैं हम वेतन कैसा बढ़ा है। अब सांसदों का वेतन कितना बढ़ा है? 2010 में सांसदों का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह था। वो अभी 2020 में आकर 1,00,000 रुपये प्रति माह हुआ है। तो 100% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी कोविड-19 के कारण इसमें 1 साल तक 30% कटौती का निर्णय लिया गया है। उसके अलावा सांसदों को दफ्तर और चुनाव क्षेत्र का भत्ता 2010 में 45,000 मिलता था, लेकिन 2020 आते आते वो दोनों अलग कर दिए गए। दफ्तरों के लिए 60,000 रुपये पर महीने और 70,000 रुपये चुनाव क्षेत्र के लिए पर महीने का भत्ता निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार से 188% उसका खर्चा बढ़ाया गया है दफ्तरों का, इसका किसानों का नहीं बढ़ा। अब हम थोड़ा देखते हैं कि वेतन में भी किस प्रकार की हुई है सरकारी। तो केंद्रीय विद्यालय के टीचर का बेसिक सैलरी क्या था? 7वां वेतन आयोग आने के पहले प्रति माह उनका जो वेतन था वो था 13,500 रुपये। लेकिन 7वां वेतन आयोग आने के बाद वो 35,400 रुपये प्रति माह हो गया। 7वां वेतन आयोग कह रहा है उसको 35,400 रुपया। तो 162% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। मैंने कुल मिलाकर सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है, जिन सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। देश के जो नीतियों का निर्धारण करते हैं उन सांसदों का वेतन भत्ता भी 100 और 188% बढ़ रहा है। वेतन जो 7वां वेतन आयोग है वो भी कई शिक्षकों का, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का वेतन में 162% बढ़ोतरी के लिए कह रहा है। लेकिन किसानों का तो कीमत बढ़ाया नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम इसको थोड़ा आपको बता रहे हैं, थोड़ा एक प्रैक्टिकल करके। इसके लिए हमने उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ को लिया है और छत्तीसगढ़ के कृषि विशेषज्ञ नंद कुमार कश्यप से हमने इसमें थोड़ी मदद भी ली है, जो लोग कृषि क्षेत्र के जानकार विशेषज्ञ हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में औसतन 3% किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन होती है औसतन, और प्रति एकड़ 18 से 20 क्विंटल धान की खरीदी होती है, धान की पैदावार होती है। लेकिन मोदी सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल ही खरीदती है, और 15 क्विंटल के ऊपर का जो धान है वो तो 1,000 रुपए में निजी उनको बेचना पड़ जाता है खरीदारों को। उसमें एमपीएस नहीं देती है 15 क्विंटल से ऊपर पर। अब हम इसको एक थोड़ा मोटे तौर पर एक बार जोड़ के देखें। एक किसान के 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान पर एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो है आज 1,868 रुपए। तो ये हो जाएगा 1 एकड़ का दाम करीब 28,000 रुपये, 28,020 रुपये होता है। लेकिन एक एकड़ में खर्च होता है, माने धान को बोने में, पानी डालने में, खाद डालने में, उसकी मेहनत को, गाय को रख रहा है, बैल को, जो बैल को पाल रखा है, वो सबको लेकर उनके जो खर्चे हैं, ये 4 महीने खर्चे उसके 15,000 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रति एकड़ केवल 13,000 रुपया कमा पाता है धान से, और यदि 5 एकड़ है तो केवल 65,000 रुपये कमा पाएगा। धान साल में एक बार ही लगाता है।
तो उसको प्रति माह 5,416 रुपए ही कमाई हो पाती है। एक परिवार, किसान का परिवार, जिसके औसतन 4 से भी ज्यादा, शहरों में तो बच्चे कम रहते हैं तो वो 3 या 4 आदमी का परिवार रहता है, लेकिन गांव में ज्यादा भी रहते हैं, तो फिर भी हम मान लेते 4 सदस्यों वाला भी परिवार है, तो प्रति माह 5,416 रुपए पे क्या गुजारा हो सकता है। जबकि अन्य लोगों को मेडिकल भत्ता अलग मिलता है, रहने का भत्ता, मकान भत्ता मिलता है, एलटीए मिलता है, ट्रैवलिंग भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। किसानों को क्या मिल रहा है? केवल एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, और वो इतना कम है। ये हमने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, जो दूसरे कई प्रदेश हैं देश के, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे ज्यादा भी है, और कहीं पे इससे कम भी कमाई होती है किसानों को। ये हमने, हमारे पास उपलब्ध था इसका आंकड़ा, तो हमने ये आपके सामने प्रस्तुत किया। अभी किसान जो मांग कर रहे हैं वो C2 फार्मूला की, उस पर डिटेल पे ना जाए, लेकिन C2 फार्मूला को यदि के अनुसार यदि न्यूनतम वेतन दिया जाएगा तो करीब इसका 2.5 गुना हो जाएगा। मतलब 5,416 रुपए की जगह वो 13,540 रुपए प्रति माह, मतलब सोच लीजिए 13,500 रुपए कमाई हो जाएगा। तो ये है कुल माने मुद्दे की बात कि किसान क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। आज तो अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही खतरे की घंटी है, बज रही है, और सिर पे तलवार अटक रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा कि नहीं। पहले एक तो उन्होंने कम कर दिया, 15 क्विंटल तक सीमित कर दिया, और अब न्यूनतम जो नए 3 कानून आए हैं उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी सवालिया निशान लग गया है। और किसानों की जो मांग है उसमें से एक प्रमुख मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहना चाहिए और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये वैसे देखने में लगता है कि केवल किसानों की लड़ाई है, आम जनता को क्या है। एक तरह से आप सही सोचते हैं, लेकिन यदि गहराई से सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। भारत की आबादी 60% ग्रामीण है, भारत का ग्रामीण बाजार भी 60% है, लेकिन अभी क्या हाल है, गांव के बाजार बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों की क्रय शक्ति, किसान जो हैं और किसान कृषि से संबंधित जो दूसरे छोटे छोटे कार्य या उद्योग लगे हुए हैं, वहां पे चूंकि कमाई कम है उनकी, तो उनके पास खरीदने की ताकत भी कम है। तो ग्रामीण बाजार का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्रामीण बाजार का क्रय शक्ति कम है। अभी भारत जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है वो शहरी जो 40% बाजार है, मतलब उपभोक्ता, 40% उपभोक्ताओं पर यह टिका हुआ है। आप देखेंगे जो देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो चाहते हैं, वो ग्रामीण भारत का विकास करना नहीं चाहते। उसके पीछे कारण है, 2 कारण हैं। वो विदेशों में जाके माल बेचना चाहते हैं। उसका कारण है क्या है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारतीय पूंजीपतियों के पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कारखाने लगा सके, तो उसको पूरा सरकारी क्षेत्र पे डाल दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिया गया, और सरकार के पैसे से, मतलब जनता के पैसे से उद्योगों का विकास किया गया। अब जब उद्योगों का विकास हो गया, साथ साथ उद्योगपतियों का भी विकास हुआ, लेकिन ये जो विकास हुआ है ये केवल शहरों में हुआ है, गांव में नहीं हुआ है। अब जब उद्योगपति जब विकसित हो गए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, तो वो देख रहे हैं कि देश में 30 या 40% ही अच्छा बाजार है, उपभोक्ता है, बाकी गांव के लोग तो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो उसको डेवलप करने की जगह वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने की मुहिम में लगे रहते हैं। आप देखेंगे बड़े पूंजीपति, धन्ना सेठ, कि वो अब अपने माल को ले जाके दूसरे देशों में भी बेच सके, बजाय अपने देश के बाजार का विकास करने के ये विदेशी बाजार की ओर जा रहे हैं। और दूसरा, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि कृषि बर्बाद हो जाए, खेतीहर जो मजदूर है वो आके शहर के इनके फैक्ट्री में काम करे। जैसे जैसे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनको उनके श्रम का जो मूल्य देना पड़ता है, काम कराने के लिए के बाद जो पैसा देना पड़ता है, वो कम देना पड़ेगा। इसलिए उसका विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है
कि किसानों की जो कमाई बढ़ेगी, हमने अब तक जो देखा है, किसानों की कमाई बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, ग्रामीण बाजार का भी विकास होगा, वो खरीदेंगे सामान और भारतीय अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। हम अब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं अंत में, क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो? और देश की इस अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमें ग्रामीण बाजार की ओर भी जाना पड़ेगा, और ग्रामीण बाजार को विकास करने के लिए किसानों की कमाई बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारे आज का जो विश्लेषण है उसका नतीजा है। धन्यवाद।